हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस भी संतोष पर। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमने जीएस की एक मिक्स प्रैक्टिस स्टार्ट किया है जिसका नाम है सफलता सीरीज। आज उसका ये पार्ट 3 है, यानी प्रैक्टिस सेट 3 है। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमने इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 और 2 करा दिया है, आज इसका तीसरा पार्ट है। और ये जितना भी मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, ये आपके हर एक एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो कोई भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, उसका प्रॉपर रिवाइज करके और उसको नोट्स बनाइए, ठीक है। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। बोल रहा है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर कौन सा अधिनियम पारित हुआ था। इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर तो कौन सा पारित हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935, 1919, 1909, 1858। तो कौन पारित हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935 इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर, ठीक। अब हम लोग साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? साइमन कमीशन का गठन, तो इसका गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को। और ये साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत आया, भारत आगमन कब हुआ इसका? तो भारत आया था साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को। और ये भारत में कहाँ आया था 3 फरवरी 1928 को? तो बम्बई में आया था, बम्बई। साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? रिपोर्ट प्रस्तुत किया, गठन हुआ था 1927 में, लेकिन रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1930 में, ठीक। साइमन कमीशन में और किस नाम जाने जाते हैं इसको? तो साइमन कमीशन को कहा जाता है व्हाइट मैन कमीशन, व्हाइट मैन कमीशन। क्यों? क्योंकि इसमें, अच्छा ये एक चीज और कि इसमें कुल कितने सदस्य थे साइमन कमीशन में? कुल सदस्य की संख्या, तो कुल सदस्य थे 7। और इसे व्हाइट मैन कमीशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सभी सातों के सातों सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन कहते हैं। अच्छा, साइमन कमीशन के बारे में हो गया ये सब। अच्छा, साइमन कमीशन जब भारत आया था तो भारत, इसका विरोध किसने किया? साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। तो इसका भारत में विरोध किसने किया था? विरोध किसने किया? तो ये लाला लाजपत राय ने किया था, लाला लाजपत राय। कहाँ पर विरोध किए थे? तो लाहौर में। इसी विरोध के खिलाफ, मतलब ये विरोध कर रहे थे तो इन पर लाठीचार्ज चलाने का आदेश किसने दिया? तो अधिकतर जगह आपको पढ़ने को मिलेगा कि सॉन्डर्स ने लाठीचार्ज चलाने का आदेश दिया, लेकिन नहीं, जेम्स स्कॉट होगा। लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था जेम्स स्कॉट ने, लेकिन गलती से लाठीचार्ज कराने का आदेश जेम्स स्कॉट ने, लेकिन भगत सिंह ने किसको गलती से, भूल से किसको मार दिया? तो सॉन्डर्स को मार दिया। लेकिन लाठीचार्ज आदेश कौन दिया था? जेम्स स्कॉट। लाठीचार्ज का आदेश, लाठीचार्ज का आदेश किसने दिए थे? तो जेम्स स्कॉट ने दिया था, जेम्स स्कॉट। ये कौन था जेम्स स्कॉट? तो सहायक पुलिस अधीक्षक, ब्रिटिश यानी ब्रिटेन का सहायक पुलिस अधीक्षक था, एसपी, सहायक पुलिस अधीक्षक था। तो भगत सिंह किसे अपना गुरु मानते थे? लाला लाजपत राय को अपना गुरु मानते थे भगत सिंह। तो इन्होंने अपने गुरु का बदला लेने के लिए किसको मारने का फैसला किया? तो फैसला किया था जेम्स स्कॉट को मारने का, क्योंकि यही दिया था। लेकिन गलती से, पहचान करने में गलती होगा, और उन्होंने ब्रिटिश पुलिस अधीक्षक जेम्स सॉन्डर्स की गोली मार कर हत्या कर दी। लेकिन अभी तक हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जेम्स सॉन्डर्स नहीं, जेम्स स्कॉट होगा, ठीक है। किसने कहा था कि हमारे शरीर पर ये पड़ा एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत का कील साबित होगा? तो ये कहने वाले कौन थे? लाला लाजपत राय कहने वाले। जगह नहीं है इसलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ। और इसी का बदला लेने के लिए किसने अपना गुरु के बदला लिया? तो ये भगत सिंह ने। तो ये इनको फांसी की सजा कब दी गई भगत सिंह को? तो भगत सिंह, इनके साथ सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों को फांसी की सजा कब दी गई थी? फांसी की सजा, तो फांसी की सजा दी गई थी 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में। इसलिए हर साल 23 मार्च को क्या मनाते हैं? तो हर साल 23 मार्च को मनाते हैं शहीद दिवस, ठीक है। तो जितना ये इससे क्वेश्चन बन रहा था एक्स्ट्रा फैक्ट में, ये सारा मैं आपको बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे?
ब्रिटिश ब्रिटेन में वहाँ के संसद में सदस्य चुने जाने वाले तो कौन थे? सही आंसर क्या होगा? तो दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य चुने जाने पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी। कब कब चुने गए थे? तो ये चुने गए थे आपको 1892 में, 1892। किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे ये? तो ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में उस समय था लिबरल पार्टी, लिबरल यानी हिंदी में उदारवादी पार्टी। उदारवादी के पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे और सदस्य बने थे। अच्छा, दादा भाई नौरोजी के बारे में हम जानते हैं कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इंडियन, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके अध्यक्ष कितनी बार बने? तो ये बने थे आपको 3 बार। कब बने दादा भाई नौरोजी? तो 1886, 1893, 1906। कहाँ का 1886 वाला कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका ट्रिक क्या है? कलंक हम लोग बोलते हैं ना, कलंक, तो उसमें से 9 वाला अनुस्वार मात्रा हटा दीजिए तो क्या बचेगा? कल्क। तो क से कलकत्ता, कलकत्ता, ल से लाहौर, लाहौर, और फिर क से कलकत्ता। तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस का अध्यक्ष कितनी बार बने? 3 बार बने, 1886, 1893, 1906। कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता। याद करने की ट्रिक क्या है? कलंक। कलंक से ऊपर वाला अनुस्वार बिंदु हटा देना। तो क से कलकत्ता, ल से लाहौर, क से कलकत्ता। ठीक। अच्छा, ये पूछता है कि ये कांग्रेस, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा का अनुमोदन, प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया, यानी समर्थन किया गया? तो ये जो चारों प्रस्ताव है इसका अनुमोदन किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन में। याद रखिएगा, जिसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन ये चारों, स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव को पारित किया गया, अनुमोदन नहीं, पारित किया गया तो अगले ही साल 1905 के बाद 1906 में ये चारों प्रस्ताव को पारित किया गया। 4 प्रस्ताव कौन कौन थे? 4 प्रस्ताव, तो स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा। ये चारों प्रस्ताव को पारित किया गया। पारित यानी पारित हो गया, पेश हो गया। कौन सा अधिवेशन? तो इसी कोलकाता अधिवेशन में। जिसका अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये दादा भाई नौरोजी बने थे। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, दादा भाई नौरोजी ने अपने कौन सी पुस्तक में धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था? सर्वप्रथम धन के निष्कासन, धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने अपने कौन सी पुस्तक में दिया था? द अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इसी पुस्तक में इन्होंने धन का निष्कासन, यानी इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? ड्रेन थ्योरी, इसका सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का गणना करने वाले ये व्यक्ति थे। कितनी सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय की गणना करने वाले कौन थे? तो यही थे दादा भाई नौरोजी। कब किए थे सर्वप्रथम? तो 1867-68 में। प्रति व्यक्ति आय के कितना गणना किए थे? तो प्रति व्यक्ति आय उस समय था 1867 में 20 रुपये। ये गणना करने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो जितना एक्स्ट्रा फैक्ट बना ये सारा मैंने बता दिया। चलिए इसको नोट डाउन करिए ताकि हम लोग अगले प्रश्न की ओर चले। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? ऑक्सीकरण संख्या 1, 2, 3, 4। तो किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो यहाँ पर 0 होगा ऑप्शन। तो किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो इसका ऑक्सीकरण संख्या होता है 0, ऑप्शन ए। ठीक है, किसी भी यौगिक का। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, एग्जाम्पल क्या है? H2O, जल का सूत्र है। तो इसके ऊपर H2O यानी जल, इसके यानी एक तरह से जो माथा के ऊपर, इसके माथा के ऊपर कुछ है प्लस या माइनस, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण संख्या 0। जैसे और एग्जाम्पल लीजिए CO2, इसके ऊपर कुछ है ऑक्सीकरण संख्या? कुछ नहीं है, तो 0। जैसे NaCl, इसके माथा के ऊपर कुछ है सोडियम Na, उसके ऊपर कुछ नहीं है। क्लोरीन Cl, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो ऑक्सीकरण संख्या 0। लेकिन जैसे ही करेंगे H2O माइनस, माथा के ऊपर क्या आ गया? 1 माइनस,
यानी ऑक्सीकरण संख्या एक, एक है माइनस तो ऑक्सीजन एक, जैसे CO2 माइनस ऑक्सीकरण संख्या, माथा पे एक भार है तो ऑक्सीजन एक, जैसे Na प्लस Cl माइनस, क्योंकि यौगिक में आगे प्लस और पीछे माइनस होता है, आप लोग को पता होगा यौगिक में हमेशा आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस, तो इसके माथा पर कितना है ऑक्सीकरण संख्या दो, प्लस माइनस Na प्लस और Cl प्लस, Na प्लस और Cl प्लस होगा तो ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया इसका दो, इसका ऑक्सीकरण संख्या एक, इसका ऑक्सीकरण संख्या एक, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है किसी भी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन के जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या, यानी उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन का त्याग होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो उसे ही कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि विज्ञान जगत में उभयचर और सरीसृपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, उभयचर और सरीसृप का अध्ययन, तो उभयचर किसे कहते हैं, जो जल और थल दोनों पर रहे उसे उभयचर कहते हैं, और सरीसृप यानी रेंगने वाले, मतलब रेंग कर चलने वाले जो भी प्राणी है, जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गया, रेंग कर चलते हैं तो सरीसृप की कैटेगरी में आ जाएंगे, और उभयचर जो जल में भी रहे और थल में भी उसे कहते हैं उभयचर। तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है, उभयचर सरीसृप का अध्ययन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हर्पेटोलॉजी, ठीक है। लेकिन सिर्फ कहेगा कि आपका ये सांपों का अध्ययन, इसमें तो सरीसृप में सारा आ गया ना, सांप छिपकली जितने भी रेंगने वाले हैं, लेकिन सिर्फ कहेगा सांप का अध्ययन, ओनली सांप का अध्ययन, सांपों यानी सर्प का अध्ययन, सर्पों का विशेष अध्ययन, तो उसे क्या कहेंगे ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी, ये सिर्फ सर्पों का अध्ययन, लेकिन उभयचर और सरीसृप दोनों साथ में हर्पेटोलॉजी। अच्छा, ये क्या है हेपेटोलॉजी, तो ये आपका हो जाएगा हेपेटोलॉजी, इसे कहते हैं हेपेटोलॉजी, तो इसको क्या क्या कहेंगे, तो जितने भी शरीर में अग्नाशय रक्त, अग्नाशय पित्त, पित्ताशय, ये सब का अध्ययन क्या कहलाएगा, और ये सब के इसके विकारों का अध्ययन और उसके विकारों का अध्ययन, उसके बारे में क्या कहलाएगा हेपेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी, तो शरीर में रक्त और उसके विकारों का अध्ययन, रक्त के बारे में जितना भी अध्ययन है, रक्त और उसके विकारों का अध्ययन, रक्त के बारे में जितना भी रक्त से रिलेटेड अध्ययन है, तो ये क्या कहलाएगा हेमेटोलॉजी। एक है हेलमेंथोलॉजी, हेलमेंथो, तो ये किसका अध्ययन, तो परजीवी कृमियों का अध्ययन, परजीवी कृमियों का अध्ययन, परजीवी मतलब जो दूसरे के ऊपर आश्रित रहो भोजन के लिए, और कृमि मतलब कीड़े मकोड़े, तो परजीवी कृमियों का अध्ययन हेलमेंथोलॉजी, रक्त और उसके विकारों का अध्ययन हेमेटोलॉजी, अग्नाशय पित्त पित्ताशय और उसके विकारों का अध्ययन हेपेटोलॉजी, और उभयचर और सरीसृप का अध्ययन हर्पेटोलॉजी, लेकिन विशेष रूप से सिर्फ सर्प का अध्ययन तो ऑफियोलॉजी, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए ताकि हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर चले। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन कि लोक उपक्रम समिति या सरकारी उपक्रम समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो संसदीय स्थायी समिति, तीन समिति, लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति और लोक उपक्रम समिति, अस्थायी समिति है तीनों, तो तीनों के सदस्यों का कार्यकाल कितना था, एक वर्ष का, तीनों समिति के सदस्य कार्यकाल। अच्छा, इसमें लोक उपक्रम समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, कुल सदस्यों की संख्या, तो कुल सदस्य होते हैं 22 में लोकसभा से कितने होते हैं, तो लोकसभा से होते हैं 15 और राज्यसभा से कितने होते हैं 7, लोकसभा 15 राज्यसभा 7, ठीक। अच्छा, लोक उपक्रम समिति का कार्य क्या है, तो इसका कार्य क्या है, तो जितना भी सरकारी कंपनियों के पारदर्शिता और उसके दक्षता की जांच करना, और उसके दक्षता यानी इफिशिएंसी की जांच। सरकारी कंपनी जितना भी है, चाहे वो जैसे एग्जांपल में गेल, भेल, एनटीपीसी या जितना भी सरकारी कंपनी, वो सब के सरकारी कंपनी की जांच, मतलब कितना खर्च हुआ, कितना कहाँ
व्यय हुआ, ये सब की जांच कौन करता है? तो ये लोक उपक्रम समिति। ठीक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? गठन, इसकी स्थापना, लोक उपक्रम समिति की स्थापना कब हुई? तो 1964 में। ठीक है। और इसका लोक उपक्रम समिति का सदस्य कौन होगा? इसका अध्यक्ष कौन होगा? इसका अध्यक्ष होगा, लोक उपक्रम समिति का अध्यक्ष, तो कोई भी मंत्री नहीं होगा, सत्ता पक्ष में कोई मंत्री नहीं होगा, सिर्फ सांसद होगा इसका अध्यक्ष। कोई भी मंत्री नहीं होगा, कोई भी मंत्री नहीं होगा, ये सही है। क्या होगा? कोई मंत्री नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा, गलत हो गया। तो कौन होगा इसका अध्यक्ष? इसका अध्यक्ष होगा सिर्फ सांसद। कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होगा इसका अध्यक्ष, तो कौन होगा? तो सिर्फ सांसद होगा लोक उपक्रम समिति का। उसी तरह प्राक्कलन समिति में भी कोई उसका मंत्री नहीं होगा, सिर्फ कौन होगा? तो सांसद होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। बोल रहा है कि भारत में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? संसदीय प्रणाली को, तो ये आपको ग्रहण किया गया ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली। इसके अलावा ब्रिटेन के संविधान से और क्या ग्रहण किया गया है? तो इसके अलावा आपको ग्रहण किया गया एकल नागरिकता। एकल नागरिकता अर्थात इसका मतलब कि पूरे भारत में सिर्फ एक ही नागरिकता है। ये नहीं कि बिहार के अलग नागरिकता, यूपी की अलग, राजस्थान की अलग, पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक नागरिकता है, उसे एकल नागरिकता। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। प्रांत की अलग और पूरे वहाँ के अमेरिका की अलग। प्रांत में अमेरिका में दोहरी नागरिकता। तो एकल नागरिकता ब्रिटेन से। संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन, यानी विधिक समक्ष समानता का मतलब क्या हुआ कि भारत में, भारत देश में जितना भी व्यक्ति है वो सब कानून की नज़र में एक समान है। चाहे वो कोई अमीर हो, गरीब हो, अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। सभी के लिए एक समान कानून है। यही है विधिक समक्ष समानता। सभी के ऊपर एक समान नियम काम करेगा। ठीक। और क्या हो जाएगा ब्रिटेन से? तो राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद, ये सब कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया। ठीक। फ्रांस से क्या क्या लिया गया? तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इसका नारा कहाँ से लिया गया? तो ये ब्रिटेन के संविधान से। इसके अलावा गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, यानी गणतंत्रात्मक मतलब यहाँ ये पीढ़ी दर पीढ़ी शासन नहीं होगा जैसे ब्रिटेन में होता है। यहाँ हर एक 5 साल में चुनाव होगा और चुनाव के माध्यम से जनता जिसको चुनेगी वो उसे ये मतलब वो शासन करेगा। तो ये गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद, भारत में जो उपराष्ट्रपति हैं तो वो पद कहाँ से ग्रहण किए? किस देश संविधान से? तो अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका। संविधान की सर्वोच्चता, यानी सबसे सर्वोच्च कौन है? संविधान। तो संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से? तो अमेरिका से, संविधान से। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद, संविधान की सर्वोच्चता। न्यायपालिक न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। ठीक है। रूस से क्या लिया गया है? तो रसिया से लिया गया आपका ये क्या बोलते हैं, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य रूस से। लेकिन मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ अमेरिका वाले में, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। अगर आप लोग का राइटिंग समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूँ कि मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से, लेकिन मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो रूस के संविधान से। ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए ताकि हम लोग आगे प्रश्न के ऊपर चलें। चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम ग्रैमी अवार्ड के विजेता व्यक्ति कौन है, किसे ग्रैमी अवार्ड दिया गया। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रैमी अवार्ड दिया किस क्षेत्र में जाता है। ग्रैमी अवार्ड तो ये दिया जाता है आपको संगीत के क्षेत्र में, म्यूजिक। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत म्यूजिक परफॉर्मेंस क्षेत्र में। तो इसके विजेता व्यक्ति कौन है सर्वप्रथम, तो पंडित रविशंकर ग्रैमी अवार्ड विजेता व्यक्ति है। इनको ग्रैमी अवार्ड सर्वप्रथम कब दिया गया, तो इनको दिया गया था सर्वप्रथम 1967 में। 1967 में इनके कौन से म्यूजिक के लिए, वेस्ट मीट्स ईस्ट, यानी पश्चिम का पूरब से मिलन, इस म्यूजिक के लिए इनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। किनके साथ दिया गया था, तो यहूदी मेहुनीन के साथ, यहूदी मेहुनीन के साथ, मेहुनीन के साथ दिया गया था। ठीक है। ये पंडित रविशंकर ग्रैमी अवार्ड कुल कितनी बार जीत चुके हैं, तो ये ग्रैमी अवार्ड कुल 5 बार जीत चुके हैं। कुल 5 बार ग्रैमी अवार्ड विजेता पहले भारतीय, कुल 5 बार ग्रैमी अवार्ड विजेता। ठीक है। सी कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो सी कुमार शर्मा का संबंध है आपका ये क्या बोलते हैं, सी कुमार शर्मा भजन सपोरी और ये संतूर वादक हैं। कौन, सी कुमार शर्मा। इसके अलावा भजन सपोरी, रुस्तम सपोरी, इसके अलावा अभय सपोरी। ये सब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, सी कुमार शर्मा, भजन सपोरी, रुस्तम सपोरी, अभय सपोरी, तो ये संतूर बजाते हैं। संतूर याद रखिएगा, संतूर। बुंदू खान और सुल्तान खान का संबंध किससे है, बुंदू खान और सुल्तान खान तो सारंगी बजाते हैं, सारंगी। इसके अलावा और कौन है, तो सुल्तान खान। रागिनी शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो रागिनी शंकर का संबंध है किससे, तो ये आपका हो जाएगा वायलिन। रागिनी शंकर वायलिन बजाती हैं। इसके अलावा वायलिन और कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाने वाले हैं, तो के वैद्यनाथन, इसके अलावा के सुब्रमण्यम, के सुब्रमण्यम और रागिनी शंकर वायलिन, सुल्तान खान बुंदू खान सारंगी, शिव कुमार शर्मा भजन सपोरी, रुस्तम सपोरी, अभय सपोरी संतूर और रविशंकर ये सितार वादक हैं। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं। बोल रहा है अगला प्रश्न कि पुंथुडू महोत्सव का संबंध किस भारतीय राज्य में से है, यानी कौन से भारतीय राज्य में पुंथुडू फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये आपका सही उत्तर क्या होगा, तो तमिलनाडु में पुंथुडू फेस्टिवल। इसे क्या कहते हैं, पुंथुडू फेस्टिवल को न्यू ईयर ऑफ तमिल, यानी इसे तमिल का नव वर्ष भी कहते हैं, तमिल का नव वर्ष। जैसे उत्तर भारत में नव वर्ष ये होता है, उसी तरह तमिल भारत में नव वर्ष, साउथ इंडिया में तमिल का नव वर्ष पुंथुडू। इसका अलावा तमिलनाडु में और कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो चित्राथी फेस्टिवल, चिथिराई फेस्टिवल, चिथिराई फेस्टिवल, पोंगल फेस्टिवल, महामहम फेस्टिवल, ये जल्लीकट्टू फेस्टिवल, इसे क्या कहते हैं जल्लीकट्टू फेस्टिवल को, तो इसे बुल फाइटिंग के नाम से भी जाना जाता है, बुल फाइटिंग। यानी इस फेस्टिवल में क्या होता है, तो बैलों की लड़ाई होती है, सांडों की लड़ाई होती है। आप ये सांड के सींग में, दोनों सींग में इसमें सोने पोटली में सोने के सिक्के बंधे रहते हैं और इसमें पीछे पीछे उसके आदमी दौड़ता है व्यक्ति, और जो उस सांड को अपने वश में कंट्रोल करके उसके सींग से पोटली खोल लेगा तो वही उसका विजेता घोषित हो जाएगा सोने के पोटली का। वही है जल्लीकट्टू फेस्टिवल। इस पर बैन भी लग गया था, लेकिन फिर से तमिलनाडु में चालू कर दिया गया क्योंकि इससे कितने की मौत हो गई थी। बिहार में कौन सा फेस्टिवल, तो सबसे महत्वपूर्ण आप लोग को जानते हैं बिहार में छठ पूजा, सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल बिहार का छठ पूजा। इसके अलावा बिहार में तो बिहुला, सामा चकेवा, विदेशिया, ये फेस्टिवल भी है विदेशिया, और लोक नृत्य भी है बिहार का। और विदेशी लोक नृत्य के जनक कौन है, तो
ये कौन है? भिखारी ठाकुर, जिसे क्या कहते हैं? भोजपुरी का शेक्सपियर, भिखारी ठाकुर को। छत्तीसगढ़ में तो हरेली फेस्टिवल, हरेली हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़। इसके अलावा बस्तर दशहरा, बस्तर दशहरा फेस्टिवल छत्तीसगढ़। हरेली छत्तीसगढ़, लेकिन हरेला याद रखिएगा, हरेला, हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड। रम्मान फेस्टिवल, रम्मान, हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़, लेकिन हरेला बोलेगा तो उत्तराखंड। या कैसे याद करने का ट्रिक? तो हरेली में ई की मात्रा तो छत्तीसगढ़, 36 में ई की मात्रा। हरेला में आ की मात्रा तो उत्तराखंड में आ की मात्रा उत्तराखंड। तो ये अच्छा, ये रम्मान जो फेस्टिवल है इसको यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। तो याद रखिएगा इसको, यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया था। किसको? रम्मान फेस्टिवल को शामिल किया गया था। कब किया गया था शामिल? तो 2009 में। कैसे याद रहेगा? दो रम्मान, रम्मान में लास्ट में क्या आ रहा है? अंतिम शब्द रम्मान में 9, तो 9 से याद रखिएगा, 9, 2009 हो गया याद। तो इसको दोस्तों आज हम लोग यहीं पर रखते हैं इतना। अगर आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगा, प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं डे बाय डे कुछ नए यूनिक कंटेंट और बना सकूं। मतलब ये सारा ये अच्छा कंटेंट है, इसके अलावा और मुझे एनर्जी मिले कि और अच्छा से अच्छा आप लोग को कंटेंट डिलीवर कर सकूं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसको यहीं पर रखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। तब तक हम फिर मिलेंगे कल अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आज के लिए इतना ही।